नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर शहर के ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने जनसैलाब उमड़ा। राज्य की कांग्रेस सरकार के विरोध में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने बकरीद की शुभकामनाएं दी। आर अशोक ने लोगों से आगामी चुनाव में कांग्रेस का साथ छोड़ने को कहा। बंगाल ट्रेन हादसे के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, पीएम नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। दार्जिलिंग रेल हादसे के पीड़ितों को कितना मुआवजा मिलेगा, रेलवे मंत्री ने किया ऐलान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में आज ईद उल अदा बकरीद मनाई गई। शहर के केंद्रीय बस अड्डे के सम्मुख रही शहर की मुख्य ईदगाह में ईद की नमाज 9 बजे हुई। नमाज में भाग लेने के लिए शहर भर के सैकड़ों लोग ईदगाह पहुंचे। ईदगाह की सड़क पर नमाजियों का जनसैलाब उमड़ा। बारिश का मौसम जारी है, लेकिन आज मौसम ने साथ दिया और नमाज के समय बारिश नहीं होने से नमाजियों को परेशानी नहीं हुई। ईदगाह सुन्नी में कल से नमाज के लिए तैयारियां की गई थी, क्योंकि ईद की नमाज खुले आसमान के नीचे अदा की जाती है, इसलिए ईदगाह के मैदान में जानिमाज की व्यवस्था की थी। इसके अलावा लोगों अधिक संख्या में रहने से ईदगाह का मैदान भी कम पड़ा, जिससे लोगों को ईदगाह के बाहर भी नमाज अदा की। ईदगाह में नेता सहित अन्य लोगों ने ईद की नमाज पूरे एहतिमाम के साथ अदा की गई। नमाज के बाद ईदगाह के जिम्मेदार और कर्नाटक हज समिति के सदस्य सहित अन्य ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाने के विरोध में भाजपा नेताओं द्वारा आज शहर के अम्बेडकर चौक से प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें एक वाहन की अर्थी और एक वाहन की सीट को आग लगाकर प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, नेता ईश्वर सिंह ठाकुर, जिला भाजपा अध्यक्ष काउंसलर शशि होसड़े सहित जिला और तालुका के नेता आदि शामिल थे। शहर की मुख्य सड़क पर प्रदर्शन किया गया, जिससे ट्रैफिक में बदलाव करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, नेता ईश्वर सिंह ठाकुर सहित अन्य ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಲಿ, ಬಾಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸರಾಯಿ ಮೇಲಿಂದ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದು ಯಾವುದಂದರೆ ರೈತರ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಖಟಾಖಟ್ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಟಕಾಟಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವನಿಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ 6 ರೂಪಾಯಿ ಡೈಲಿ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಘೋಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಡ ಜನರ ಮೇಲೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ, ಕೇವಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಬಳಕೆ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ. आज जो बीदर जिले में कर्नाटक का जो कांग्रेस सरकार है उसके विरोध में बीदर के आमदार और कर्नाटक राज्य के भाजपा के कार्यदर्शी शैलेंद्र बेलदाड़े जी और मान्यवरों के नेतृत्व में जो आज मोर्चा निकाला गया है, ये अति शर्मसार करने वाला है। कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। उन्होंने बोला था कि हम पेट्रोल का रेट कम करेंगे, डीजल का रेट करेंगे, गरीबी। पालकी तालुका की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बारिश तेज होने के बावजूद कार्यकर्ता जगह से नहीं उठे। उन्होंने बारिश में भी प्रदर्शन में जारी रखते हुए कहा कि बारिश हो या ठंड, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। इसको देखते हुए मंत्री ईश्वर खंडे ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आह्वान स्वीकार किया। खंडे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार आपके साथ है, साथ ही आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में कैबिनेट में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। धरने में शामिल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं को पानी और टेंट की व्यवस्था पुलिस ने
कि सभी प्रदर्शनकर्ताओं ने पुलिस विभाग को आभार व्यक्त किया। ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನೇಕ ನಿಮ್ಗೇನೊಂದು ಆತಂಕ ಇದೆ, ಆತಂಕ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಪರ ಇದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ನಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದೇನು ಸೇವೆ ಇದೆ ಆ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा कि राज्य में अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार उनकी और बहुसंख्यकों की समान रूप से सुरक्षा करेगी। बेंगलुरु में बकरीद की नमाज के भाग लेने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम सिद्धरामैया ने कहा, आज पूरे देश में बकरीद मनाई जा रही है। आप सभी ने श्रद्धा के साथ नमाज में भाग लिया और दुनिया की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर मैं मुस्लिम भाइयों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी ने सामूहिक रूप से प्रार्थना की है और मैं भी आपके साथ शामिल हुआ हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में हम सभी को भाईचारे की तरह प्रेम और सम्मान के साथ रहना चाहिए। यह देश विविधताओं से भरा हुआ है, जहां सभी धर्मों, जातियों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोग एक साथ रहते हैं। मानवता सबसे महत्वपूर्ण है और सभी को इंसानों की तरह रहना चाहिए और एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी को सहिष्णुता विकसित करनी चाहिए। दूसरे धर्मों से प्रेम करने और उनका सम्मान करने की मानसिकता विकसित की जानी चाहिए। विपक्ष के नेता आर अशोक ने मतदाताओं से राज्य में आगामी तालुका और जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस को अस्वीकार करने का आह्वान किया है, क्योंकि कांग्रेस केवल सत्ता हथियाने के लिए मतदाताओं को धोखा दे रही है। सिद्धरामैया के 2 पुराने वीडियो क्लिप जारी करते हुए जिसमें वे मतदाताओं को आश्वस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें कम कर देगी। नुड़ीदंते ನಡೆದ सरकार हमारी सरकार ऐसी है जो अपनी बात पर चलती है, कहने में गर्व महसूस करते हैं। क्या यही आपने चुनाव से पहले वादा किया था और अब क्या कर रहे हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि ईंधन की कीमतें बढ़ाने का सरकार का फैसला और कुछ नहीं, बल्कि कांग्रेस द्वारा कर्नाटक के लोगों के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति है, क्योंकि उन्होंने राज्य में हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिया था। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में रेल हादसे में लोगों की मौत पर शोक जताया और कहा कि उन्होंने अधिकारियों से बात कर स्थिति का जायजा लिया तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF से
2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पश्चिम बंगाल में हुआ रेल हादसा बहुत ही दुखद है। उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने कहा, अधिकारियों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव कार्य जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की। पीएमओ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सोमवार को बड़ा रेल हादसा देखने को मिला, जब एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मालगाड़ी के इंजन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 बोगी को क्षतिग्रस्त कर दिया। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हादसे पर दुख जताया है और पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दार्जिलिंग रेल हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की है। रेल मंत्री के अनुसार इस हादसे में जान गंवाने वालों पीड़ितों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और घायल लोगों को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसमें से एक केरल की वायनाड लोकसभा सीट है तो वहीं दूसरी रायबरेली सीट है। अब इन दोनों में से राहुल गांधी एक सीट से इस्तीफा देंगे। अब कल यानी 18 जून को वो ऐलान करेंगे कि वे कहां के सांसद बने रहेंगे। आज 17 जून को छुट्टी है और छुट्टी के कारण कल राहुल गांधी द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि कौन सी सीट रखेंगे और कौन सी सीट छोड़ेंगे। अब सबकी नजरें उनके फैसले पर टिकी हैं कि वह कौन सी सीट रखेंगे। पहले से कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली सीट पर बने रहेंगे तो पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ सकती है और अगर राहुल गांधी वायनाड सीट पर सांसद बने रहेंगे तो प्रियंका गांधी रायबरेली से उपचुनाव लड़ सकती है। हालांकि फिलहाल इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली सीट से जीत दर्ज की है, तो ऐसे में उन्हें अब इसमें से एक सीट चुननी होगी। इसे लेकर वो दुविधा में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा वश चलता तो दोनों जगह से सांसद बना रहता। दिल्ली एनसीआर में केवल लोग ही बिजली कटने की समस्या का सामना नहीं कर रहे हैं। इस बार तो दिल्ली एयरपोर्ट की भी बत्ती गुल हो गई है। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर पिछले 20 मिनट से बिजली नहीं है। इस पावर कट से विमान परिचालन बाधित हुआ है। कई विमान इस कारण देर से उड़ान भर रहे हैं। बता दें कि टर्मिनल 2 से कई उड़ानें केवल लेट ही नहीं बल्कि रद्द भी हो गई हैं। बता दें कि एयरपोर्ट पर लाइट कटने की वजह से राजधानी दिल्ली का एयरपोर्ट ब्लैकआउट हो चुका है। इस कारण एयरपोर्ट पर सारे काम ठप पड़ चुके हैं। विमान की देरी हो या भीषण गर्मी, यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना दिल्ली एयरपोर्ट पर करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है जिसकी जांच नहीं की जा सकती है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, दोनों के ही बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। इस बीच अब शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने भी ईवीएम पर बयान दे दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ईवीएम नहीं होता तो भाजपा 240 तो क्या 40 सीट भी नहीं जीत पाती। चुनाव अधिकारी के फोन पर बार बार जो कॉल आ रहा था जिस पर वो वॉशरूम बार बार जा रहे थे, हमने देखा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि वाइकर के रिश्तेदार पंडिलकर को किसका कॉल आया यह हमें पता है। मौके पर मौजूद चुनाव अधिकारी गुरु के मोबाइल पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर जो कुल चुनाव अधिकारी ने इजाजत दिया। उन्होंने कहा कि जो आरओ सूर्यवंशी हैं उनके बैकग्राउंड को देखिए, उन पर कितने आरोप लगे हैं। हमें अब तक सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग द्वारा नहीं दिया गया है। चुनाव आयोग से हमारी मांग है कि इस पर पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और अमोल कीर्तिकरण को विजयी घोषित किया जाए। अगले 2 से 3 दिन में हम कोर्ट में अपील करेंगे। रविंद्र वाइकर की जीत की हम चुनौती देंगे। नीट पेपर लीक मामले में 11 परीक्षार्थियों से 18 और 19 जून को पूछताछ होगी। इन सभी परीक्षार्थियों 18 और 19 जून को पूछताछ के लिए ईओयू दफ्तर बुलाया गया है। परीक्षार्थी बिहार के अलावा यूपी और महाराष्ट्र के हैं। इससे सभी परीक्षार्थियों के रोल कोड मिलने के बाद उनके बारे में एनटीए से जानकारी मांगी गई थी। पेपर लीक मामले में जेल भेजे गए कुल जालसाजों में दानापुर नगर परिषद का निलंबित जेई सिकंदर यादवेंदु, गया का नीतीश कुमार
और मुंगेर का अमित आनंद प्रमुख है। तीनों का संबंध परीक्षा माफिया संजीव मुखिया से है। पुलिस को अभी संजीव मुखिया की तलाश है। सिकंदर 2012 में जूनियर इंजीनियर बना था। सिकंदर 2016 में रोहतास नगर परिषद में हुए 2091 करोड़ के एलईडी घोटाले का मुख्य आरोपी और चार्जशीटेड है। उस समय रोहतास के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो थे, जो अभी ईओयू में डीआईजी है। इससे पहले सिकंदर रांची में ठेकेदार था। 2016 में वह रोहतास में सिंचाई विभाग में जेई था और वहां की नगर परिषद के जेई के अतिरिक्त प्रभार में था। इसी दौरान इसने घोटाला किया और जेल गया। अभी सिकंदर पटना के दानापुर नगर परिषद में जेई है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि प्रमुख साझेदार के सरकार छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रभावशाली वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया है। यह निर्णय बेनी गैजेंट के सरकार छोड़ने के बाद लिया गया है। नेतन्याहू अब गाजा युद्ध के बारे में रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डमर सहित मंत्रियों के एक छोटे समूह के साथ परामर्श करेंगे, जो युद्ध मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। वार कैबिनेट का गठन तब किया गया था जब बीते साल अक्टूबर में जंग की शुरुआत में गैजेंट नेतन्याहू के साथ राष्ट्रीय एकता सरकार में शामिल हुए थे। इसमें गैजेंट के साथ गाडी इसेनकोट और धार्मिक पार्टी शास के प्रमुख आर्य डेरी भी पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल थे। गैजेंट और इसेनकोट दोनों ने पिछले सप्ताह नेतन्याहू पर गाजा युद्ध को लेकर स्पष्ट रणनीति की कमी का हवाला देते हुए सरकार से दूरी बना ली थी। सऊदी अरब में रविवार को भीषण गर्मी के बीच बड़ी संख्या में हज यात्रियों ने शैतान को प्रतीकात्मक रूप से पत्थर मारने की रस्म अदा की। जॉर्डन की सरकारी समाचार एजेंसी पेट्रा के अनुसार हज यात्रा के दौरान जॉर्डन के 14 श्रद्धालुओं की लू लगने से मृत्यु हो गई है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वह सऊदी अरब में मृतकों को दफनाने या शव को जॉर्डन भेजने के लिए सऊदी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। शैतान को प्रतीकात्मक रूप से पत्थर मारने की रस्म हज यात्रा के अंतिम दिनों में विश्व भर के मुस्लिमों के लिए ईद उल अजहा की शुरुआत का प्रतीक है। शैतान को पत्थर मारना इस्लाम के 5 स्तंभों और हज की अंतिम रस्मों में से एक है। यह रस्म पवित्र शहर मक्का के बाहर अराफात की पहाड़ी पर 18 लाख से अधिक हज यात्रियों के एकत्र होने के एक दिन बाद हुई, जहां हज यात्री हज की वार्षिक 5 दिवसीय रस्में पूरी करने आते हैं। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर शहर के ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने जनसैलाब उमड़ा। राज्य की कांग्रेस सरकार के विरोध में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने बकरीद की शुभकामनाएं दी। आर अशोक ने लोगों से आगामी चुनाव में कांग्रेस का साथ छोड़ने को कहा। बंगाल ट्रेन हादसे के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, पीएम नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। दार्जिलिंग रेल हादसे के पीड़ितों को कितना मुआवजा मिलेगा, रेलवे मंत्री ने किया ऐलान। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।